है। वक्त हो गया है देश के सवाल का। 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब तक के 5 चरणों में देश की जनता ने 425 सीटों पर अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन आज सियासी तापमान न जाने किस ऊंचाई पर पहुंच गया है कि आज हमें चर्चा करनी पड़ रही है कि क्या चुनावों में सिर्फ जीत मायने रखती है, मर्यादा का कोई मतलब नहीं। पीएम मोदी चाईबासा में आए थे। आज फिर उन्होंने कांग्रेस को ललकारा और कहा कि हिम्मत है तो बोफोर्स के नाम पर चुनाव लड़कर दिखाएं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं नामदार के परिवार, उनके राज दरबारियों, चेले चपाटियों को चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो पूर्व पीएम जिन पर बोफोर्स के आरोप है उस मुद्दे पर चुनावी मैदान में आ जाए। पीएम ने यह भी कहा कि 20वीं सदी में देश को कैसे एक परिवार ने लूटा और बर्बाद किया, यह भी तो 21वीं सदी के नौजवानों को पता चलना चाहिए। इससे पहले 3 मई को पीएम मोदी ने राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 बता दिया था और कहा था कि आपके पिताजी को आपके राज दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी सामने आई। उन्होंने पीएम मोदी को जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि शहीदों के नाम पर वोट मांगकर उनकी शहादत को अपमानित करने वाले प्रधानमंत्री ने अपनी बेलगाम सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का निरादर किया है। जवाब अमेठी की जनता देगी, जिनके लिए राजीव गांधी ने अपनी जान दी है। आज देश का सवाल में बहस इसी बात पर होगी कि क्या चौकीदार चोर है का जवाब है भ्रष्टाचारी नंबर 1। सवाल यह भी है कि क्या खुल्लम खुल्ला वार करने में किसी भी हद तक जाएंगे, और सवाल यह भी कि क्या चुनावों में सिर्फ जीत ही मायने रखती है। आपके पिताजी को आपके राज दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। और चलिए, इससे पहले कि सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें, सारे मेहमानों का परिचय आपसे हम करवाएं। रजत राकेश टंडन इस वक्त हमारे साथ अमेठी से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, एक तो आज अमेठी में मतदान था, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्या कुछ आपने देखा, समझा, क्या बदलाव अमेठी की हवा में महसूस किया, सबसे पहले उसका जिक्र। देखिए, स्मृति ईरानी ने मेहनत करी है और बीजेपी ने मेहनत करी है राहुल गांधी को हराने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्मृति ईरानी लगातार 5 साल पहले चुनाव हारी थी, उसके बाद भी यहां लगी रही, लगातार कन्फ्रंट करती रही राहुल गांधी को। लेकिन राहुल गांधी कॉन्फिडेंट है और यहां पे बड़ी चीज यही है कि अमेठी और रायबरेली जो है वो गांधी परिवार के साथ ही खड़ी रहती है। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जमकर प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि इंचार्ज भी है यूपी ईस्ट की 41 सीटों की, उन्होंने जमकर प्रचार किया है। और आप कह सकते हैं छोटी छोटी सभाएं करी है, लोगों से मिलने की कोशिश करी है, रोड शोज किए हैं, हर समूह के बीच में गई है। तो इतना कहना आसान नहीं होगा कि राहुल गांधी बहुत आसानी से यहां से चुनाव हार जाएंगे और स्मृति ईरानी जीत जाएंगी। राहुल गांधी के पास जो प्लस फैक्टर्स है, अगर उसकी हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। जो पिछली बार दिया था और उनको 50,000 से 70,000 वोट मिले थे, तो वो वोट जो है इंटैक्ट वोट है, वो राहुल गांधी को मिल सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रचार किया है और अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार देश भर में प्रचार करते हैं और लोगों को लगता है कि एक बड़े नेता है जो अमेठी का नाम रखते हैं। अब अगर आप बात करिए कि राहुल गांधी की निगेटिव चीजें क्या है, तो राहुल गांधी ने जो डेवलपमेंट का काम था, जो 10 साल का यूपीए था, वो शायद उत्तर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। और आज लोगों को लगता है कि यहाँ सरकार उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही है। एक सवाल और आपसे, चूंकि आप अमेठी में हैं, अमेठी में आपने चुनाव की रिपोर्टिंग की है, लोगों से बातचीत की, उनके मिजाज को समझा है। राजीव गांधी भी यहां से सांसद रहे थे और अब उनके बेटे राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यहां से सांसद हैं, चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोफोर्स का जिक्र कर दिया, राजीव गांधी का जिक्र कर दिया, भ्रष्टाचारी नंबर 1 बता दिया। क्या इस पर अमेठी के लोगों से आपकी बातचीत हुई है? इसको कैसे देखते हैं वहां के लोग? देखिए, अमेठी का एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है गांधी परिवार से, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जुड़ाव आप पिछले कुछ समय से कम भी हुआ है। जो एक नौजवान वर्ग आया है, जो आप कह सकते हैं 18 साल से लेकर 25 और 27 साल तक है, वो अपने काम की बात ज्यादा करता है, वो शायद उस भावना में नहीं बहता है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि एक जाट समुदाय था जो अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह के नाम पर वोट दे देता था, लेकिन उसने जयंत को वोट नहीं दिया। वैसे ही जो युवा वर्ग अमेठी का है,
वो आप कह सकते हैं थोड़ा निराश है राहुल गांधी से। बाकी जो पुश्तैनी लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको आज भी लगता है कि हाँ राहुल गांधी को यहां से जीतना चाहिए। तो लड़ाई अगर आप कहेंगे कि यहाँ अमेठी में किस चीज की है, तो यहाँ लड़ाई इसी बात की है कि गांधी परिवार का एक सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ा है, उसने क्या किया है नहीं किया है ये बहुत सेकेंडरी है उन लोगों के लिए जो गांधी परिवार को चाहते हैं। और एक तबका ऐसा है नौजवानों का जिसको लगता है कि विकास यहाँ नहीं हुआ है और बीजेपी की सरकार में विकास हो सकता है। तो विकास बनाम नाम की लड़ाई यहाँ अमेठी में है। एक आखिरी सवाल और रजत, फिर मैं आपको धन्यवाद करूंगा और यहां के गेस्ट से मैं सवालों को लेकर उनका रुख करूंगा। अब जबकि 2 चरण के चुनाव बचे हुए हैं, आपको लगता है कि अब जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो नारा दिया है, राजीव गांधी का जो जिक्र किया है, उससे असर पड़ सकता है? इसको कैसे लिया जाए? देखिए 5 चरण के चुनाव जब हो गए हैं तो अब आप कहिए कि कोई नए मुद्दे के साथ चुनाव हो जाए, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि ये पल्स और ग्राउंड तक ये मुद्दे पहुंच पाएंगे। यूपी ईस्टर्न की वो सीटें हैं जहां कास्ट इक्वेशन माने रखती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर इस बार जो वोटिंग हो रही है वो कास्ट इक्वेशन में हो रही है और साफ देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, मोदी का नाम और विकास का नारा सामने खड़ा हुआ है। तो वहीं कांग्रेस ने जो न्याय स्कीम दी है, उस न्याय स्कीम के भरोसे और बीजेपी के राष्ट्रवाद को रोकने के लिए कांग्रेस आगे बढ़ रही है। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा का चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। तो आप ये कह सकते हैं दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन हाँ, फिर भी ये कहना मुश्किल हो पाएगा कि ये जो नारा राजीव गांधी का दिया गया है, भ्रष्टाचार का दिया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा, अब 2 चरणों में बहुत ज्यादा मुझको लगता नहीं। अब जो एक आप कह सकते हैं अर्थमेटिक है चुनाव की, वो स्टैब्लिश हो चुकी है, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में हो, चाहे गठबंधन के पक्ष में हो या भाजपा के पक्ष में हो। ठीक है, चलिए रजत, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए और ये अपडेट्स देने के लिए, जमीनी जो हकीकत है वो बताने के लिए, रूबरू करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते मेहमानों का परिचय। श्वेता शालिनी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। सुरेंद्र राजपूत हमसे जुड़ेंगे थोड़ी देर में कांग्रेस की ओर से। राघवन बालाशंकर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और उमाकांत लखेरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में सारे मेहमान हैं। सबसे पहले श्वेता जी, मैं आपका रुख करूंगा। प्रधानमंत्री जी पुरानी सच्चाई का जिक्र कर रहे हैं, जरा एक बार आप क्लियर करिए पुरानी सच्चाई क्या है और एक दिवंगत पीएम के बारे में क्या ऐसा बोलना शोभा देता है? देखिए राकेश जी, एक बात बताना चाहूंगी कि ये सच्चाई पुरानी नई कुछ नहीं होती है, सच्चाई सच्चाई होती है। और इस बात पे हम बहुत सालों से ये बात कह रहे हैं कि परिवारवाद जिस पक्ष का प्रामुख्य है, वो परिवार शुरुआत से लेकर अंत तक केवल मात्र भ्रष्टाचार के ऊपर ही देश को चलाता रहा है। अब यदि आप दिवंगत प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो बहुत दिनों तक हमने इमरजेंसी की बात की, इमरजेंसी की बात कही, एक दिवंगत पीएम वो भी थी। तो क्या आप कह रहे हैं कि हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते, इमरजेंसी के बारे में बात नहीं कर सकते? देखिए ऐसा है राकेश जी, मैं आप मेरी बात खत्म होने दीजिए। क्या स्वयं राजीव गांधी ने ये बात नहीं कही थी कि मैं 100 रुपए जब भेजता हूं तो केवल मात्र 15 रुपए पहुंचते हैं? अब इससे ज्यादा क्या स्वयं उन्होंने ये बात नहीं कही कि जब एक इतना बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? तो ये जब स्वयं ये बात उन्होंने कही तो ये बात कहां से नहीं आती लेकिन है? इस तरीके से नाम लेकर अटैक कर रहा है एक दिवंगत पीएम को लेकर, आपको लगता है कि ये ठीक स्टेटमेंट है, वो भी एक प्रधानमंत्री के द्वारा? ये ठीक है, ये शोभा देता है? देखिए ऐसा है, आप समझिए, ये सबसे पहली बात, ये स्टेटमेंट कोई नया नहीं है। भ्रष्टाचार का मुद्दा हमारे लिए बहुत पुराना है, प्रधानमंत्री मुद्दे की बात मत करिए, जिस तरीके से आप राजीव गांधी का नाम लेकर भ्रष्टाचारी नंबर 1 बता देते हैं। मैं सवाल उस पर कर रहा हूं। जहां तक कि इसकी बात है कि दिवंगत पीएम के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाना चाहिए कि नहीं, तो आप ये बताइए कि इमरजेंसी का मुद्दा इतना चला तो क्या वो दिवंगत प्रधानमंत्री के बारे में मुद्दा नहीं है? तो हर वो मुद्दा जो कि लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, वो मुद्दा पहुंचाया जाएगा, उसी के बारे में बातचीत की जाएगी। हमारा उद्देश्य केवल मात्र ये बात कहना है कि हमने विकास किया है, हम विकास करेंगे, विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने आए हैं। अब इसमें बहुत जरूरी है कि भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। समझाएं, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। स्वयं जो लोग कहते हैं कि हमारे पक्ष में हमारे साथ भ्रष्टाचार हुआ है, किस प्रकार से? ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तो सुरेंद्र राजपूत जी, आप श्वेता शालिनी जी की बात का जवाब दीजिए। दूसरी बात की सीधी चुनौती है भ्रष्टाचार पर पीएम की ओर से मिली है, इसमें एक सवाल और ऐड कर लीजिए कि क्या सम्मान सिर्फ दिवंगत पीएम का होना चाहिए? मौजूदा दौर में जो पीएम है, जब आप चौकीदार चोर है बोलते हैं, तो क्या ये उस पद का अपमान नहीं है?
राकेश भाई, बड़ी सही बातें आप कह रहे हैं। दिवंगत पीएम का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो तय उन लोगों को करना है जिनको सम्मान या अपमान करना है। हम तो सम्मान करते हैं, हमारे लिए तो सारे दिवंगत पीएम, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों और चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों, सभी लोग सम्माननीय हैं। और हिंदू मैथोलॉजी में और सनातन मैथोलॉजी में जो शख्स आकर के अपने आरोपों का जवाब नहीं दे सकता, उसके बारे में हम इन जनरली कुछ नहीं बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी संस्कारी पार्टी मानी जाती है। ये कुसंस्कार किसके हैं और कहां से आए हैं, ये एक शोध का विषय है। हम आपको दो बातें बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं। नंबर एक, भ्रष्टाचार के विषय में पूरी बात होनी चाहिए और भ्रष्टाचार के विषय में संविधान को माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को क्लीन चिट दे चुका है बफोर्स के मामले में, और अभी कोई क्लीन चिट किसी को भी आज की डेट में राफेल चोरों को नहीं मिली है। और तो अगर क्लीन चिट नहीं मिली तो आप चोर भी कैसे कह देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो नहीं कहा कि चोर है, फिर आप क्यों चौकीदार चोर बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो नहीं कह दिया कि चोरी हुई है। मैं वो भी बात ये हम सुप्रीम कोर्ट, राकेश भाई मुझे थोड़ी सी अपनी बात कह लेने दीजिए। मैं बड़ा सम्मान करता हूं। सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट से पूछ करके हम नारे नहीं बनाएंगे। ये नारे हमारे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये एक जनता का नारा है। हम तो सिर्फ कहते हैं चौकीदार और जनता कहती है चोर है, और हम आगे भी कहते रहेंगे इस बात को। जेपीसी लाएंगे, अगर ये लोग जेपीसी लाके इसको ठीक कर लेते तो हम नहीं कहते। नंबर एक। नंबर दो, सूरज के ऊपर अब मुंह करके जितना भी आप थूकिए, मुंह आपकी थूक आपके मुंह पर गिरना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जितना चाहे बोलिए, राजीव गांधी जी के ऊपर जो लांछन लगाने हैं लगाइए, जनता उचित समय पर उचित प्रतिकार देगी। और आज की डेट में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ नहीं बचा है कहने के लिए, क्योंकि वो 4,70,00,000 नौकरियों के डकैत हैं, चोर है, वो डकैत हैं, जो उन्होंने नोटबंदी के बाद 4,70,00,000 नौकरियां खत्म की हैं। वो 10 करोड़ नौकरियों के वो चोर हैं, क्योंकि वो 10 करोड़ का वादा किए थे, नहीं किए। वो 5 किलो यूरिया के हर कट्टे से वो चोर हैं, जो उन्होंने किसानों के यूरिया की बोरी से 5 किलो चुराया है। तो ये सारी चीजें तय करेंगी। और एक बात और मैं बता दूं आपसे कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को चोर कहने का चलन भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिखाया है, और वो भी राज्यसभा में अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के उन्होंने सिखा दिया, आप सीख लिए। मनमोहन सिंह को उन्होंने सिखा दिया, आप सीख लिए। राज्यसभा में उन्होंने एक मिनट श्रोता जी, पहले सेगमेंट में कोई क्रॉस निश्चित तौर पर ये ठीक है, उन्होंने सिखा दिया, आप सीख लिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कुछ आपको सिखाएंगे आप सीख लेंगे। पूरी बात से सहमत हूं। सच्चाई ये है, बिल्कुल सच्चाई ये है कि आज की डेट में जिस क्वाइन से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा था, उसी क्वाइन से उनको वापस मिलेगा। लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी के मामले में अगर हम आज की डेट में बंगारू लक्ष्मण के लिए कहें कि 1 लाख रुपए की चोरी करता हुआ अगर कोई किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ा गया, तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, एक बात बताइए, आपके लिए परिभाषा एक हो जाती है, बीजेपी के लिए परिभाषा दूसरी हो जाती है। आपने अभी कहा कि राफेल मामले में अगर जो भी स्थिति साफ नहीं है तो फैसला आने का इंतजार करते, उस पर आप ये बोल रहे हैं कि नारा तो हम सुप्रीम कोर्ट से पूछकर तय नहीं करेंगे। तो आप ये क्यों उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या फिर पीएम मोदी नारा कांग्रेस पार्टी से पूछकर या सुप्रीम कोर्ट से पूछकर तय करें? उनका भी तो नारा फिर नारा हुआ ना। नहीं, यहां पर एक प्रश्न है मेरा, जो जवाब आपका वो हमारा। उस नारे के लिए, भ्रष्टाचार के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बॉफोर्स के मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है, ये ऑथेंटिक फैक्ट है। नहीं ठीक है, अरे आपकी बात माना तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी तो चोर नहीं बोला ना, अभी भी तो ये नहीं कहा ना कि राफेल डील में गड़बड़ी हुई है। तो आप यहां पर नारे का तर्क दे देते हैं, ये बात कहां से ठीक हुई? आने देते, इंतजार करने देते, फैसला आ जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये वर्डिक्ट आता, अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये वर्डिक्ट आता कि राफेल डील में गड़बड़ी हुई है, तो आप जो मन करते नारा देते, जो मन आता वो बोलते। राकेश भाई, हमने तो कहा कि साहब आप जेपीसी करा लीजिए, संदेह का मामला खत्म हो। उन्होंने जेपीसी के लिए भी मना कर दिया। और जब हमारे पास कागज आ गए हैं, जब वो चोरी किए हुए साबित करिए ना सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे मालूम था आप यही तर्क लेकर आएंगे। चलिए, 2 मेहमान मेरे साथ हैं कि मैं पहले सेगमेंट में इनसे रिएक्शन ले लूं, फिर दूसरे सेगमेंट में इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा।
फिर क्रॉस की भी इजाजत होगी और आप लोग एक दूसरे की बातों को सुनते हुए धैर्य से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। सबसे पहले मैं बालाशंकर जी आपके पास आता हूं। एक बात बताइए, अब जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, राजीव गांधी का जिक्र किया, बोफोर्स का जिक्र किया, भ्रष्टाचारी नंबर 1 बता दिया, अब इस नारे को, इस मुद्दे को, अब जबकि 5 चरण खत्म हो चुके हैं, इस समय इसकी एंट्री को कैसे लिया जाए? देखिए पांडे जी, ये जो पॉलिटिक्स हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में जो है ना, सबसे बड़ा जो है जो डिसीजन होता है जनता का होता है। पूरे हिंदुस्तान का इतिहास में एक प्राइम मिनिस्टर करप्शन के चार्ज पर अपना प्राइम मिनिस्टर पर खोया हो, वो तो राजीव गांधी ने खोया है। बोफोर्स के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा था 89 में, और उसमें उसको जो है ना प्राइम मिनिस्टरशिप पर सरकार चले गया था, और वीपी सिंह तो उस समय नेता थे, और इसी बात बोल के ही, बोफोर्स के बात बोल के ही इलेक्शन पूरा लड़ा था। तो ये पहली बात। और दूसरी, कांग्रेस का प्रवक्ता जो है आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बोलते हैं, और उसके बाद एक ही सेंटेंस के अंदर 4 बार चोर बोलता है। ये आदरणीय और चोर इकट्ठा कैसे चलता है? देखिए, आदर होता है तो आप तो कम से कम असभ्य मत बोले, और असभ्य बोलेंगे और उसके साथ साथ आप आदरणीय भी बोलेगा, ये तो मतलब गाली भी हो गया, और जो है ना ये क्या है एडमिरेशन भी हो गया। ये कैसे चलता है? और नरेंद्र मोदी जी ने ये भाषा बोलने का उसको कंबल किया गया। जिस आदमी 18 साल से पब्लिक लाइफ में है, जिसके ऊपर एक दाग नहीं है, सबसे जो है टेफलॉन उसका इमेज है, ऐसे एक आदमी को बार बार दिन भर चोर बोले। एक्चुअली राहुल गांधी का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि यही अभी क्रॉस नहीं, मैं सेकंड सेगमेंट में अभी नहीं, जवाब दीजिएगा सेकंड सेगमेंट में, यहीं से शुरुआत करूंगा आपसे। अभी नहीं, प्लीज अभी नहीं राजपूत जी, 1 मिनट, अभी उमाकांत जी से मुझे एक रिएक्शन लेना है। प्लीज आप नोट कर लीजिए, मैं ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो आपसे ही शुरुआत करूंगा, लेकिन अभी इंटरप्ट मत करिए प्लीज। मैं तो एक सेकंड और बोलना है प्लीज, अभी इंटरप्ट मत करिए। इलेक्शन में हमें शिक्षा लेने की सबसे प्रचलित जो है ना स्लोगन ये था, गली गली में सुन लीजिए ना राजपूत जी, मैं बोलता हूँ क्रॉस मत करिए, मतलब मत क्रॉस करिए। गली गली में शोर है, नोट कर लीजिए ना, जवाब दीजिएगा, आप नहीं आऊंगा, लेकिन प्लीज समय मत खाइए प्लीज। मैंने कहा ना, बालाशंकर उसके साथ चोर है। ठीक है, जो आपको बोलना है बोलिएगा। एक मिनट राजपूत जी, प्लीज शांत रखिए, प्लीज शांत। इलेक्शन का एक स्लोगन यही था, और राहुल गांधी का प्रॉब्लम है, उसी स्लोगन को उठा के उन्होंने अपना बदला लेना चाहते हैं। ठीक है, और जो बदला जो है, एक मिनट, मैं उमाकांत जी से एक ले लूं। अगर चौकीदार चोर है नारा ठीक है, अगर नारे के तौर पर इसको लिया जाए तो क्या भ्रष्टाचार नंबर 1 भी ठीक है या गलत? देखिए, ऐसा है कि राजनीति, ये जो चुनाव है, ये जो नेशनल इलेक्शन हो रहा है, ये हमारे देश के लोकतंत्र का एक उत्सव है, एक त्योहार है। और जो नैरेटिव्स जा रहे हैं, जो विमर्श जा रहा है, जो चुनाव प्रचार की जो हद जो है इतने निचले स्तर तक जा गई। मैंने भी 25-30 साल से इलेक्शन, 7-8 जनरल इलेक्शन कवर कर लिए। मैंने देखा कि इतने निचले स्तर पर ये चुनाव का प्रचार की फिजा कभी नहीं गई। मैं किसी भी व्यक्ति को, कोई कोर्ट अगर जब तक किसी को इंडाइट नहीं करती, उसको दोषी नहीं बता सकता, उसको चोर नहीं बता सकता। अगर कोई चोर कह रहा है प्रधानमंत्री को, मैं उसको कभी भी इंडोर्स नहीं करूंगा एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पब्लिक रैलीज में नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि देखिए, अगर एक दिवंगत प्रधानमंत्री को, अगर मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने अगर उनको कहा कि वो भ्रष्टाचार से उनका खात्मा हुआ, उनका अंत हुआ, देखिए अगर इस बात को बीजेपी का 2nd कैटेगरी, 3rd कैटेगरी, 4th कैटेगरी जिला स्तर का कोई नेता कहता, कोई बात कहता, तो मैं ये एक किस्म से कहती कि नहीं, तो ये ध्यान कहाँ रखा जाता है? ये ध्यान कहाँ रखा जाता है? किसी आत्मा का नाम, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अलग अलग जगहों पर अपनी सुविधा के हिसाब से नाम और नारे गढ़े जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा, मैंने ये भी देखे कोई चौकीदार चोर है बोल रहा है, तो मैं उसको भी निंदा करता हूँ। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत डायरेक्शन में देश की पॉलिटिक्स को ले जाना चाहते हैं। मैं इन सबको ध्यान, ये बात बताना चाहता हूँ सारे राजनीतिक पार्टियों को, कि हम 30 साल से पार्लियामेंट में बैठते हैं, कोई सेशन हमने छोड़ा नहीं है। और अभी 4 हफ्ते बाद सारे लोग देश से चुन करके जो पार्लियामेंट के अंदर आने वाले हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, बैठेंगे, इस देश को आगे ले जाने के लिए नीतियां बनाएंगे, बैठेंगे, विमर्श करेंगे। देखिए, इतनी कड़वाहट, इतनी जिसको कहते हैं, ये तो होनी चाहिए कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। एक ब्रेक ले लेता हूं, कहां इतना ध्यान रखा जा रहा है? एक दूसरे से जिसको जैसे मन कर रहा है कड़वाहट घोल रहा है, जिसको जैसे मन कर रहा है कड़वाहट घोल रहा है, जनता के मन में, अपने मन में, लोगों के। और इस सेगमेंट की शुरुआत में सुरेंद्र राजपूत आपसे करूंगा और कुछ फैक्ट क्लियर करते हुए करूंगा। पहले सेगमेंट में आपने कहा था कि बोफोर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। जहां तक मेरी जानकारी है, हाईकोर्ट ने तमाम आरोपों को निरस्त किया था।
2004-2005 का यह फैसला था। उसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया। 13 साल बाद 2018 में यह अपील हुई और तब सुप्रीम कोर्ट ने देरी को आधार बनाकर अपील जो की गई थी, जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला ही नहीं। और उन 10 सालों में सरकार किसकी रही, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। खैर, हम इस पर बहस नहीं करेंगे। जो बालाशंकर जी ने जो बातचीत कही, उस बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि बोफोर्स के मुद्दे पर राजीव गांधी गए थे चुनाव में, चुनाव हार गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजीव गांधी के नाम पर क्या कांग्रेस को हिम्मत है कि वो चुनाव में चली जाए? क्या कांग्रेस राजीव गांधी के नाम पर चुनाव लड़ेगी? प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही, जो आरोप लगाया। जी राकेश भाई, आपके तो सारे सवालों का जवाब दूंगा, चूंकि आप निरपेक्ष भाव से बात करते हैं, आप एक अच्छे ख्यातिलब्ध एंकर हैं। और हम कम से कम आज आपने निरपेक्ष तो मारा, लेकिन राजपूत जी, कम से कम आज आपने निरपेक्ष तो मारा। और दरबारी और चाटुकार पत्रकार हैं, तो मैं नहीं, जब आप निरपेक्ष बात करेंगे तो निरपेक्ष मानेंगे, लेकिन ये बालाशंकर जैसे भ्रष्ट और चाटुकार दरबारी पत्रकारों की भाषाई संयम बनाइए, अपनी बातें रखिए राजपूत जी। इन लोगों का पता नहीं कहां से क्या क्या लेकर के आते। नहीं, मैं पूरी भाषाई मर्यादा बना के रखा और पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेवारी। मैंने उमाकांत जी को नहीं कहा, उमाकांत जी बात कर रहे थे, लेकिन इस तरीके के जो दरबारी पत्रकार हैं जी, नहीं, ये ऐसा बोलने की वजह से इनसे हमें ना डरने की आवश्यकता है और न ही इनकी बात सुनने की आवश्यकता है। बताइए। अरे वो हमारी चिंता छोड़िए, अपनी चिंता करो आप। 23 तारीख के बाद आपका क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको बता दूं, चूंकि वो तो गए नरेंद्र मोदी जी जिनकी आप चाटुकारिता कर रहे हो। अब मैं आपको दो बातें बता दूं बड़ी स्पष्ट। नंबर 1, हाई कोर्ट में हमारा केस अगर खत्म हो गया था और सीबीआई ने उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, तो सच्चाई यह है कि हाई कोर्ट के ही आदेश को सेटिस्फाइड माना जाएगा और कहा जाएगा कि हम नहीं, वो आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, मोदी की इसलिए सरकार मैंने आ कहा गई थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट करके राहुल गांधी पहले से फंसे हुए हैं, मैं नहीं चाहता था कि आप फंस जाए, इसलिए मैंने ये फैक्ट रखा। सर, नहीं, मैंने बिल्कुल इसीलिए आपकी बात मानी कि मैंने कहा हाई कोर्ट के उसको किया। और 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई थी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2018 तक वो अंडे तल रही थी, क्या कर रही थी, पकौड़े बना रही थी, मैं नहीं जानता, लेकिन 2018 10 साल में क्या हो रहा है राजपूत जी? अगर आप ये बात कहेंगे तो सवाल ये उठेगा कि 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी, उस दौरान अपील क्यों नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में? सीबीआई ने क्यों अपील नहीं किया ऊपरी कोर्ट में? वो बिल्कुल हाँ, अब वो प्रश्न उठाने के आप अधिकारी हैं और उसका जो भी उस समय के डायरेक्टर है वो पूरी तरीके से जवाब देंगे। अगर कोई गलती हुई होगी तो निश्चित तौर पर उसकी भी सजा होनी चाहिए। हम तो बहुत साफ बात मानते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो शख्स इस समय मौजूद नहीं है, जैसे बंगारू लक्ष्मण मौजूद नहीं है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी मौजूद नहीं है, जैसे आज की डेट में और तमाम ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी वक्त पे दाग लगे। तो आपने बीजेपी और आरएसएस पर हमला करने के लिए हम लोगों जो उनके दिवंगत नेता है, आप लोग उनका नाम नहीं लेते हैं क्या? बना करके, आधार बना करके सावरकर का नाम नहीं लिया कभी, और क्या वो दिवंगत नहीं है? जी, नहीं, बिल्कुल नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते, हम बिल्कुल नहीं लेते। हमने तो आज तक के नेता भी झूठ बोलते हैं और इसलिए आपका पूरा कार्य झूठ बोलता है। उनको तो सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी, आप लोग को जनता को जवाब देगी। मृत्यु हुई तो क्या अच्छा लगेगा आपको? नहीं, शालिनी जी सभ्यता रखिए। मैं आपसे इसीलिए, क्योंकि आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपका काम है बोलना, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। क्योंकि आप मैंने तो भाषा की कुछ, मैं सभ्यता क्या रखूं? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मुझे तो कमाल कर रहे हैं आप। जो भ्रष्टाचार, जी, जो माला शंकर जैसे भ्रष्टाचारी हैं, जो ये चाटुकार पत्रकार है। अरे क्या बात कर रहे हैं? मैं तो देखिए इस आदमी को जानता ही नहीं, इस आदमी को जानता ही नहीं, वो मेरे को नहीं जानता है। ये क्या किस बात पर भ्रष्ट बोल रहे हैं? नहीं, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आप उनको भ्रष्टाचारी कहेंगे, ये कौन सा तर्क है? दरबारी है, भ्रष्टाचारी है। नहीं तो क्या तर्क है? किस आधार पर आपने कह दिया? दरबारी किस आधार पर आपने कह दिया? भ्रष्टाचारी नहीं है। मैं इस आदमी को जानता था कि नहीं? जी,
जी, निश्चित जिस तरीके की ये चाटुकारिता कर रहे हैं, जिस तरीके चाटुकारी का मतलब नहीं है अगर आपके मतलब की कोई बातचीत नहीं है तो ये जरूरी थोड़ी नहीं कि आप उसे भ्रष्टाचारी बोल रही है। एकदम मैं इसको इंडोर्स नहीं करूंगा। ऐसा है सुरेंद्र जी, आपके राहुल जी, उनकी माता जी, आपके दामाद जी सब बेल पर हैं और उन्होंने क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं किए हमारे प्रधानमंत्री के लिए। सौदागर से लेकर लगातार आप लोग कहते रहे हैं, पिताजी के बारे में बता दीजिए। चुप हो जाएंगे अगर हम प्रधानमंत्री के पिताजी को बीच में लाए, आपको अच्छा लगेगा कि दूसरे को ठीक है, एक मिनट आप दोनों लोग दरअसल एक मिनट रुकिए शालिनी जी, आप दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं। मैंने कहा था कि क्रॉस कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा नहीं मतलब कि सामने वाले की बातचीत आप लोग ना सुने। अरे सुनिए सामने वाले का क्या सवाल है। अगर कोई सामने से बोल रहा है तो थोड़ा सा शांत होकर आप लोग एक दूसरे को सुनकर जवाब दीजिए। मुझे समझ में आएगा, देश की जनता को भी समझ में आएगा। राजपूत जी, जो बात शालिनी जी ने कही कि सावरकर का आप लोग जिक्र करते हैं, वो भी तो दिवंगत है। तो अगर आप कह रहे हैं दिवंगत नेताओं की बातचीत नहीं होनी चाहिए, तो हर बार परिभाषा आप लोग अपने हिसाब से क्यों कर लेते हैं? नहीं सर, सावरकर की बात इतिहास में आती है और इतिहास के लिए जो उन्होंने गलतियां की हैं, उन्होंने अगर 10 बार माफीनामे दिए तो हम माफीनामों का जिक्र करते हैं, सावरकर के चरित्र का जिक्र नहीं करते। हम क्या नाम उन्हीं 9 सालों में जवाहरलाल नेहरू जी ने 10 किताबें पढ़ाई है, तो हम उनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जिक्र करते हैं और सावरकर के माफीनामों का जिक्र करते हैं। आरएसएस हार्डीकर और हेगड़ेवार के लोगों की हम जिक्र करते हैं। सच्चाई ये है। और आज की डेट में सावरकर ने अगर सावरकर ने अगर ब्रिटिश फोर्सेस के लिए 1 लाख लोगों की फोर्स जमा करी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी की आईएनए को झगड़ा किया, जिनके साथ में 67,000 लोगों को मरवाया, तो सावरकर उस मामले में दोषी है। सावरकर गोडसे को लेकर के जिस तरीके से गांधी के हत्यारे गोडसे को लेकर के साथ घूमते रहे, ठीक है, एक मिनट शालिनी जी, एक मिनट, शायद आपका माइक का डिस्टर्ब है, जरा उसे ठीक करिए। मैं आगे बढ़ता हूं, माइक शालिनी जी का ठीक करिए। राजपूत जी, जो पहले मेरा सवाल था उसका जवाब तो अभी भी नहीं मिला। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्या राजीव गांधी के नाम पर कभी कांग्रेस चुनाव में जाएगी क्या? राजीव गांधी जी के नाम पर तो हम हमेशा जिस चुनाव में गए हैं, आज की डेट में जिस कंप्यूटर युग की आप बात कर रहे हैं वो राजीव गांधी की देन है। जिस चैनल को मैं आपसे इस समय मोबाइल से संबोधित कर रहा हूं वो राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी डिजिटल इंडिया के कारक हैं, जनक हैं। आज की डेट में पंचायती राज के जनक हैं। राजीव गांधी के नाम से तो हम चुनाव में हमेशा जाते थे, जाते हैं और जाते रहेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी नाम के एक राफेल चोर का भ्रम है कि ये लोग जो हैं हम राजीव गांधी के नाम पर नहीं जाते। तो फिर यही दिक्कत है ना, राफेल में आप चोरी बिना किसी फैसले के कह देते हैं, हर बार अपने हिसाब से परिभाषा क्यों करने लगते हैं? आज आने देते ना कोई तस्वीर, एक आखिरी तस्वीर। आपने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को एडमिट किया कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन है, तो पॉलिटिकल स्लोगन आपका आपकी सहूलियत के हिसाब से और बीजेपी का पॉलिटिकल स्लोगन गलत हो जाता है। पास है और वो बिल्कुल आएगी। सुरेंद्र जी, आपके नेता ने सुप्रीम कोर्ट में माना है कि उन्होंने झूठ कहा, बिल्कुल, और इसीलिए पूरा काडर आपसे लेकर हर वो व्यक्ति नीचे तक, नेता तक, सब झूठ की खेती करते हैं और इसीलिए जनता आपको 23 तारीख को दिखा देगी। ठीक है, चलिए जनता किसको दिखाएगी ये बाद में हम देखेंगे। एक मिनट राजपूत जी, मैं जरा बाकी मेहमानों का भी रुख कर लूं, फिर आता हूं आपके पास। हमने माफी मांगी, लेकिन राफेल चोर था, राफेल चोर है और राफेल चोर रहेगा चौकीदार, इसकी हमने कोई माफी नहीं मांगी बहन जी। नहीं ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आता हूं। उमाकांत जी, एक बात बताइए, पीएम का इतने आक्रामक अंदाज में आना, 5 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, ये बाकी के 2 चरणों को प्रभावित कर सकता है क्या? ये सवाल मैंने रजत से भी पूछा था, उन्होंने नकारा इस बात से। देखिए, मैं ये मानता हूं कि देखिए ये अंग्रेजी में बोलते हैं अनप्रोडक्टिव, इससे कोई फायदा ना तो कांग्रेस का कोई नुकसान दिखता है मेरे को, ना कोई बीजेपी का फायदा दिखता है मेरे को। इसमें ऐसा लगता है मेरे को कि ये एक ऐसा नहीं तो तीर है, ये बात नहीं क्यों ये तो कहते हैं कि आप सब कुछ करिए, मेरे राजनीतिक समय यह सवाल मत उठाइए। इससे जो ये कुछ तो उन्होंने सोच कर बोला होगा ना। फिर मैं अपनी बात खत्म कर लूं कि देखिए, इससे एक राजनीतिक जो वातावरण है, चुनावी वातावरण है, उसमें थोड़ा सा दूषित हो गया है, क्योंकि कांग्रेस भी जिस तरह से जवाब दे रही है, राहुल गांधी ने जिस कटुता में जवाब दिया है, तो ये अच्छा संकेत डेमोक्रेसी के लिए नहीं है, स्वस्थ राजनीतिक परंपरा के लिए नहीं है। आप इसको सैद्धांतिक बात बोले या कुछ भी बात बोले, मैं एज ए जर्नलिस्ट
इस तरह की किसी भी लैंग्वेज, चाहे किसी भी पार्टी का नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो या पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन हो, कोई भी ऐसी भाषा जो असंसदीय है, मैं उसको कभी इंडोर्स नहीं करता, क्योंकि मैं खुद संसदीय भाषा का इस्तेमाल, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करता हूं किसी के बारे में, जब तक कोई जरूरत नहीं हो। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद पर बैठे हुए जो भी सज्जन हो या आने वाले, उनको देश की जो डायरेक्शंस है, देश की दिशा में जाना चाहिए। विकास के सवाल हैं, रोजगार के सवाल हैं, युवाओं की आकांक्षाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री है, किसानों के मुद्दे हैं। हम ऐसा, मुझे नहीं लगता कि 5 साल में मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया होगा, मैं उसको क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन ये होना चाहिए उनकी तरफ से कि देखिए हमसे कुछ कमजोरियां रह गई होंगी, आप 5 साल के लिए हमें वोट दीजिए, 5 साल में हम उससे बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। ठीक है, नहीं, इस तरह का एक विमर्श, काम के जिक्र कौन कर रहा है? राजनीतिक पार्टियों को राफेल के मुद्दे पर चौकीदार को चोर बता रहे हैं, राजनीतिक ये अलग तरीके से मैं तो संयम कौन कर रहा है? मैं संयम की अपील करूंगा कि राजनीतिक पार्टियों को उन मुद्दों से, जिन रोटी कपड़ा और मकान, जिनसे हम घर जाते हैं, रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दों पर बहस क्यों नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री उस पर बहस क्यों? बालाशंकर जी का, फिर मैं राजपूत जी का रुख करूंगा। क्या चुनाव में सिर्फ जीत मायने रखती है, मर्यादा नहीं? क्योंकि मर्यादा, 1 मिनट आता हूं राजपूत जी, बस एक कमेंट ले लो फिर आता हूं सीधे आपके पास। क्या चुनाव में सिर्फ जीत मायने रखती है, मर्यादा नहीं? हर दल मर्यादा जितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़ रहे हैं। बालाशंकर मेरे से पूछ रहे हैं जी। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन तो पूरा शालीन तरीके से होना चाहिए और इलेक्शन का डायलॉग भी उसी प्रकार का होना चाहिए, मगर पिछले 6 महीने से जो लगातार जो है ना, जिस प्रकार का कांग्रेस ने वातावरण बनाया, हर दल ने बनाया है, नहीं हर दल ने बनाया है, नहीं आप किसी एक दल पर आरोप लगाकर नहीं छोड़ सकते हैं। हर दल ने वातावरण को खराब किया, चुनावी वातावरण। देखिए, एक रिएक्शन होता है एक बात का, मगर जो है ना, जिस प्रकार से जो गाली देके, चोर बार बार बोल के और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगने के बाद भी बोला कि मैं तो बाहर तक झूठ बोलेंगे, इसी प्रकार का। ठीक है, अब मैं राजपूत जी का रुख करूंगा। राजपूत जी 1 मिनट जो बात कहनी है कहिए, एक मेरा सवाल भी सुन लीजिए। किसने कहा? नहीं, इस शख्स से पूछो ना, इस शख्स से पूछो। ये बेहुदा इंसान कह रहा है कि सिर्फ कांग्रेस ने। एक तो भाषा संयम रखिए ना, ये क्या तरीका है? मैं राजपूत जी, ये क्या तरीका है? हर बार मैं टोकता हूं कि भाषाई संयम रखिए ना, जो आपको बोलना है बोलिए, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कुछ भी बोल देंगे। मोहल्ले में थोड़े नहीं बैठे हैं आप, नहीं, किसी मोहल्ले में थोड़े नहीं बैठे हैं। किसी की बात गलत लगेगी तो आप कुछ भी बोलेंगे क्या? जी, मैं मोहल्ले में नहीं, मुझे मालूम है मैं कहां बैठा हूं, लेकिन मालूम है तो उस जगह की मर्यादा रखिए ना। हर जगह हर माहौल, हर वातावरण की एक अपनी मर्यादा होती है, उसका पालन करिए ना कम से कम। जी, मुझे भी मालूम है उस जगह की मर्यादा। जब ये बालाशंकर जैसे आदमी नहीं रख रहे हैं तो इनको नहीं, आप तय मत करिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो भी आपको उनकी बात बुरी लगी, आप उस पर बोलिए। मैंने इंटरप्ट किया ना उनको, किसी एक दल का नाम मत लीजिए, मैंने इंटरप्ट किया ना। नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, और अगर ये चाटुकारिता करेंगे तो सुनेंगे, और बेहुदा। चलिए ठीक है, अब मेरा सवाल सुनिए। ठीक है, अरे ठीक है, अब इसी में सब समय खत्म हो जाएगा। एक मिनट शालिनी जी, एक मिनट शालिनी जी। राजपूत जी एक सवाल जवाब, फिर मैं शालिनी जी का रुख करूंगा। सवाल यह है कि आप शुरुआत में अपने जवाब के साथ तमाम मुद्दे भी गिनवाए जिन पर फेल रही है मोदी सरकार। वो मुद्दे इतने फेल्योर रहे हैं मोदी सरकार के, आपको लगता है कि इतनी बड़ी विफलता है, फिर नारे गढ़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? नारे तो निश्चित तौर पर चुनाव में गढ़े जाते हैं राकेश भाई, और नारे आगे भी गढ़े जाते रहेंगे, और ये नारे हैं नंबर 1। नंबर 2, मैं इस समय अनुग्रहित हूं और मैं बाकायदा उमाशंकर जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि इन्होंने सारे राजनीतिक विमर्श को इन्होंने कहा, और हम उसको, इस चीज को पूरा सर झुका करके विनम्रता से स्वीकार करते हैं। लेकिन हम उमाशंकर साहब, ये सारी चीजें प्रत्युत्तर में होती है। ठीक है, एक तो उमाकांत जी का नाम है, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम है आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन बालाशंकर से नहीं, क्योंकि ये चाटुकार। चलिए ना, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। चलिए राजपूत जी 1 मिनट, ठीक है। दूसरी बात में जी जल्दी से 15 सेकंड प्लीज, बस 15 सेकंड। दूसरी बात में जो कहना चाह रहा था कि ये नारे जो है निश्चित तो, जहां 15 सेकंड में 4 करोड़ 70 लाख रोजगार की हम हमेशा बात करते रहे, उसके बाद हमें जवाब क्या मिलता है? हिंदू मुसलमान।
हम 5 किलो यूरिया की चोरी की बात करते रहे, हमें जवाब क्या मिलता है? हिंदू मुसलमान तो आपके नेताओं ने भी किया है ना। अब आप छेड़ देंगे, मैं इस पर काउंटर करूंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और समय भी जाया होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपकी ओर से हिंदू मुसलमान नहीं किया गया है। सिद्धू ने जाकर क्या कहा वो ठीक है। शालिनी जी 10 सेकंड आपका कमेंट, मेरे पास समय नहीं। ऐसा है, आज पहली बार मुझे समझ में निश्चित तौर आया पर कि नहीं, और जिन लोगों बचपन में हमने पढ़ा था खिसियानी बिल्ली कम्मा नोचे, वो क्या होता है। आज इतनी जो तिलमिलाहट सच सुनकर हो रही है वो मैं देख के समझ में आ रहा है मुझे कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे क्या होता है। दूसरी चीज ये बात है कि इन्होंने सबसे सर्वप्रथम सबसे अच्छी बात और सच बात कही, नारे केवल मात्र नारे ही देते हैं ये लोग, और सबसे बड़ा नारा जो है वो न्याय का नारा है। और अब होगा न्याय कहकर इन्होंने कह दिया है कि आज तक 7 सालों तक तो वो अन्याय करते रहे और अब जाके वो न्याय करने वाले हैं। नारों का हकीकत जनता दिखाती है। शाइनिंग इंडिया का भी नारा क्या हुआ था वो देश ने तब देखा था। चलिए आप सबका आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।